अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खबर के साथ। मैं हूं अली सरवर। 27वीं आईनी तरमीम, वज़ीर-ए-आज़म से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम पाकिस्तान और दीगर जमातों के वफ़द की मुलाकातें हुई हैं और एमक्यूएम का आईनी तरमीम में बल्दियाती इख्तियारात शामिल करने का मुतालबा एमक्यूएम का सामने आया है, जिस पर खबरें यह हैं कि जी नून लीग तो इस बात को मानने को तैयार है। अगर ये चीज़ मान ली जाती है और 27वीं तरमीम में इस चीज़ को भी शामिल करने के बाद मंजूर कर लिया जाता है, तो बल्दियाती इख्तियारात की बार बार बात की जाती है कि निचली सतह तक पहुँचने चाहिए, वो बहुत ज़बरदस्त किस्म का काम हो जाएगा। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची, खुसूसन यहाँ के लोग जितने ज़्यादा परेशान हैं, वो ई चालान का निज़ाम चूँकि बेकाबू है। यहाँ एक दिन में एक ही शहरी से 50,000 के चालान मौसूल हुए, 5 चालान उसके। दूसरी जानिब डंपर गर्दी भी जारी है और सैकड़ों हलाकतें, बल्कि कराची में गुज़िश्ता 308 रोज़ में हैवी गाड़ियों ने 219 अफराद को कुचल दिया है। अब अंदाज़ा कर लीजिए कि आयन कानून पर किस तरह अमल दरामद हो रहा है, यहाँ की हुकूमत क्या कर रही है। और गढ़ों के बीच में कहीं कहीं सड़क नज़र आती है। जब ये बात की जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों की तरफ से फिर जनाब बातें शुरू हो जाती हैं। आज नौजवान मेयर मुंतखब हुए हैं न्यूयॉर्क के, तो उस पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने फरमाया कि रोटी कपड़ा मकान का नारा अब कराची से न्यूयॉर्क तक का मंशूर बन गया है। मुराद अली शाह साहब फरमा रहे हैं कराची की तब्दीली न्यूयॉर्क तक पहुँच गई, नौजवान मेयर उन्होंने मुंतखब किया। तो उनके लिए एक ख़बर ये भी है कि 34 साल के मेयर जो मुंतखब हुए हैं, यहाँ पर एमक्यूएम की जानिब से 28 साल का मेयर यानी डॉक्टर फारूक सत्तार साहब 1987 मुंतखब हुए थे। वो इससे भी कम उम्र मेयर थे और उन्होंने काम भी किया। तो असल बात तो ये है कि एज कोई भी हो, लेकिन अगर काम कर रहे हैं उस शहर के लिए तो इससे अच्छी बात हो नहीं सकती। हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं एमक्यूएम पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा मेंबर हैं सिंध असम्बली शारिक जमाल साहब। बहुत शुक्रिया आपका शारिक जमाल साहब। सबसे पहले यहीं से मैं आगाज़ करना चाहूँगा कि 27वीं तरमीम पर भी हम आते हैं, लेकिन ये जो अजरक वाली नंबर प्लेट, उसके बाद फिर ई चालान का सिलसिला जो शुरू हुआ है और फिर इसी में हम शामिल करते हैं डंपर गर्दी को भी। ये शहर में हो क्या रहा है? आप लोग भी मौजूद हैं, आवाज़ ज़रूर आप लोग उठा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली भाई, आपको, आपके तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अली भाई, ये मतलब आज का आपका ये जो सवाल है ये बहुत ही अहम, और आज जो कराची के शहरी ख़ास तौर पर लाजमी ये ई चालान बिल्कुल पूरे सूबे में छोड़ के कराची शहर में लागू हुआ है। तो देखिए, इस पे तो मैं तो जो लोग बोलते हैं चालान भरने का, मैं तो ये कहता हूँ कराची के लोगों को चालान होने के बजाय कराची के लोगों को इनाम मिलना चाहिए। इस रोड पे गाड़ी चलाने का इनाम मिलना चाहिए। देखिए, बात ये है कि मैं नहीं बोल रहा कि आपने जो कानून बनाया है वो गलत है। लोगों को हेलमेट नहीं पहनने चाहिए या नंबर प्लेट नहीं होनी चाहिए, हेडलाइट नहीं हो, बैक लाइट ना हो, साइड ग्लासेस ना हो, नंबर प्लेटों के बगैर गाड़ियाँ रोडों पे घूमें। नहीं भाई, आपने जो कानून बनाया है मैं उससे बिल्कुल एग्री करता हूँ। मैं कहता हूँ बिल्कुल सही है, मगर उसमें जो आपने चालान का रेशो डाला, जो अमाउंट डाली है आपने चालान का, मेरे ख्याल से शायद दुबई में भी ये रेट नहीं है। ठीक है, और इसी मुल्क के हमारे सूबे पंजाब, लाहौर, उधर की आप ये रेट देख लें कि 200, 500, मैक्सिमम 2-2,500 तक उधर का चालान है। यहाँ तो अगर एक मामूली सी बाइक वाला गलती करता है तो उसको 5,000, मामूली सी गलती का 5,000 पे चालान है। तो देखिए, बात ये है कि अगर आप ये कोशिश करेंगे और ये फिर उस पर ये आप बोलेंगे कि आवाम जो है कराची की, उस पर कोई रद्द अमल ना दे, उसकी अपने तौर पे जहां उनकी जितनी ताकत है उसके लिहाज से उसकी मुखालफत ना करे, जिसकी सोशल मीडिया में उसकी वो उधर उसके साथ उसको कंडेम कर रहा है कि भाई ये कौन सा तरीका है, ये आप क्या कर रहे हो कि मोंजो दाड़ो में आप दुबई का कानून लेके आ रहे हो। भाई मैं ये समझता हूँ कि अगर ठीक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मतलब सिंध गवर्नमेंट को अगर ये चालान, ये कानून नाफिज करना था, ठीक है, बिल्कुल कि शहरी हेलमेट पहने। मैं भी चाहता हूँ मेरा शहरी जो है वो हेलमेट पहने, उसका सफ़र जो है वो महफूज रहे, खुदा ना खास्ता कोई हादसा होता है, उसकी बाइक स्लिप होती है, उसका सर बचा रहे, हेड इंजरी ना हो जिसकी वजह से उसकी जान जा सके। मगर कहने का मकसद ये कि भाई आप इसके लिए सबसे पहले ये काम करते, आप पूरे कराची में एक डिस्ट्रिक्ट उठा लेते और अपनी पसंद का डिस्ट्रिक्ट उठा लेते, जिसको आप कहते हो कि ये सारा ये डिस्ट्रिक्ट हमारा है। हम नहीं बोलते कि कोई आप उर्दू बोलने वाले का डिस्ट्रिक्ट उठा लेते, अपना डिस्ट्रिक्ट उठाते, उसको एक आप आइडियल डिस्ट्रिक्ट बनाते, ऐसा डिस्ट्रिक्ट बनाते कि उधर की रोडें अच्छी होती हैं, सब चीज़ अच्छी होती है, और फिर उस डिस्ट्रिक्ट पे आप ये लागू करते, बोलते कि भाई अब कराची के शहरियों, ये आपको मैंने एक आइडियल शहर, आइडियल ज़िंदगी गुजारने के लिए डिस्ट्रिक्ट बना के दे दी है, अब इधर से हम ऐसी शुरुआत करेंगे और ये चालान होंगे। और हमने आगाज कर दिया, मॉडल डिस्ट्रिक्ट बना दिया है।
और ये हमने एग्जाम्पल पेश कर दिए जनाब, कोई भी 7 डिस्ट्रिक्ट आप बना शहर पे चुके लागू हैं। करने वैसे जा तो शायर जमाल साहब ये बड़ी अहम बात है कि लाहौर हो, पेशावर हो, कोयटा हो, वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट्स में तकसीम नहीं किया उन्होंने शहरों को। कराची पे खास मेहरबानी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, 7 तो डिस्ट्रिक्ट्स में देखिए से की। कराची के शहरी ना अली भाई इस पे एतराज नहीं करते, मैं आपको गारंटी लिख के अच्छा देता सर, हूँ। मैं इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा तर्जमान सिंध हुकूमत मुस्तफा बलोच साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी पूछते हैं कि जनाब ये जो लोगों के मसाइल का सामना है, जिस तरह आपने बयान की अवाम के आवाज़ के ई चालान मौजूद, और इसके बाद अजरक नंबर प्लेट, फिर डंपर गर्दी। मुस्तफा बलोच साहब, लोग ज़ाहिर है इस पर कानून की अमलदारी तो सब चाहते हैं, ई चालान होना चाहिए, लोगों को अमल दरामद करना चाहिए, लेकिन उससे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो हो ना उन सड़कों पर जहाँ लोग गाड़ियाँ चलाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग द शो। और डेफिनेटली आपने हमेशा से जो है ना कराची सेंट्रिक इशूज़ को भी हाईलाइट करते रहे। देखें कराची की मैं अगर बात करूं तो कराची वो शहर है जो हर मौजू पे, हर हवाले से, हर डिपार्टमेंट के हवाले से या हर फील्ड के हवाले से जो है वो पूरे पाकिस्तान को कैटर करता है। आप तालीम के हवाले से देख लें, आप कारोबार के हवाले से देख लें, आप हेल्थ के हवाले से देख लें, लोग यहाँ आके अपना इलाज भी कराते हैं, कारोबार भी करते हैं, यहाँ सेटल भी हो जाते हैं। तो एक शहर जो एक्सपैंड होता जा रहा है, एक शहर जो जिसकी आबादी बढ़ती जा रही है, जिसके रिसोर्सेज ज़ाहिर है उतने तो नहीं होंगे जितनी आबादी बढ़ती जा रही है, तो वहाँ कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हट रही। हम ग्राउंड पे हैं, चाहे वो लोकल बॉडीज मिनिस्टर साहब हों, वो एक एक चीज़ को खुद बाकायदा मुआयना भी कर रहे हैं। जहाँ जहाँ इशूज़ आ रहे हैं उनको वहीं देर एंड देन हम हल करने की कोशिश कर रहे हैं। वी अंडरस्टैंड कि लोगों की ख्वाहिशात हैं, लोगों की डिमांड्स हैं, हम उनको पूरा मीट करेंगे। बाकी जहाँ तक बात रही ई चालान की, तो देखें ये कहीं ना कहीं तो हमें एक मैकेनिज्म लेके आना है ताकि लोगों में थोड़ा ट्रैफिक के हवाले से एक सख्ती जो है वो जो होनी चाहिए, वो लोगों का थोड़ा सा जहन बने उस हवाले से। लोग फौरन कंपैरिजन कर देते हैं पंजाब से कि भाई पंजाब में इतने का चालान है तो यहाँ इतने, तो भाई पंजाब की आबादी कितनी है, पंजाब में गाड़ियां कितनी हैं, पंजाब में मोटरसाइकिल्स कितने हैं, पंजाब की पॉपुलेशन कितनी है, उसको भी तो आप देखें ना। कराची के हवाले से अगर आप मुआवजा कर रहे हैं तो जहाँ ट्रैफिक का फ्लो इतना ज्यादा होगा, जहाँ ट्रैफिक की वायलेशंस बहुत ज्यादा होंगी, तो वहां पे ट्रैफिक के वायलेशंस को रोकने के लिए सख्ती भी बहुत ज्यादा की जाएगी। अब मैं समझता हूँ जाहिर है एकदम से जब चीजें हो रही है तो लोग पॉजिटिव फीडबैक भी दे रहे हैं, कुछ लोगों को इस पे एतराज भी हो रहा अरे है। एतराज इस पे नहीं है कि ई चालान शुरू क्यों किया, ई चालान होना चाहिए, लेकिन एक ही शहरी को एक दिन में 50-50 हज़ार के चालान भेजेंगे, एक ही शहरी का एक ही दिन में 5 मरतबा चालान। अब 50 हज़ार का मतलब आप समझते हैं, एक आम आदमी जिसकी तनख्वाही सिंध हुकूमत की चलो लगा लें 40-42 हज़ार रुपये मुकर्रर आपने की, मिलती तो खैर वो भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो किस तरह चालान पेड करेगा। और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर पे तवज्जो नहीं है आपकी गवर्नमेंट की बहुत ज्यादा। मैं एक सिंपल बात है, आप भी कराची के शहरी हैं, मैं भी कराची का शहरी हूँ। हम जब सड़कों पर निकलते हैं तो आपने देखा होगा कि हमारे शहरी जो है वो कितने आसानी से ट्रैफिक की वायलेशंस करते हैं। उन वायलेशन से कोई हमें नुकसान नहीं होता हुकूमत को, उन वायलेशन से इन्हीं की जान को नुकसान होता है। जब वायलेशन कोई मोटरसाइकिल वाला करता है या कोई मोटर व्हीकल वाला करता है तो उस वायलेशन से उसकी जान को रिस्क है। अगर कोई हेलमेट नहीं पहन के मोटरसाइकिल चला रहा नहीं, है, बिल्कुल सही है, ये बात तो सही है आपकी, उसकी अपनी सेफ्टी होनी चाहिए, हेलमेट पहनना चाहिए, कानून पर अमलदारी होनी चाहिए, रेड सिग्नल पे उसको रुकना भी चाहिए। लेकिन सर सड़कें भी तो आप देखें किस किस्म की हैं। और फिर दूसरा 3-3.5 करोड़ की आबादी का शहर है, जिसमें जाहिर आपने भी रिपोर्ट पढ़ी होगी इंटरनेशनली, जिन्होंने कहा कि जी कम से कम भी 15,000 बसेस होनी चाहिए शहर में। तो सर यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो बराए नाम है, इस पर पिछले 17 साल से आप ही की हुकूमत है, आपसे शिकायत नहीं करेंगे लोग तो कहाँ जाएंगे। नहीं बिल्कुल। इस पे जो बात आप कह रहे हैं ट्रांसपोर्ट के हवाले से, उस पे हमने ट्रांसपोर्ट का एक जो एक ढांचा इंशाल्लाह खड़ा कर रहे हैं और इस पे मजीद हम जो बसेस हैं उनका भी हम इन्फ्लक्स इंक्रीज कर रहे हैं। और आप देखेंगे कमिंग डेज में जो है वो बसेस के रूट्स भी बढ़ाए जाएंगे। और साथ साथ जो हम कोशिश कर रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के हवाले से जो हमारी कोशिश चल रही है, मिनिस्टर जो शजील मेमन साहब है उन्होंने अभी रिसेंटली जो स्कूटीज, पिंक स्कूटीज का जो एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया, फिर पिंक टैक्सीज जो हमारी लॉन्च होंगी जो खुसूसी खवातीन के लिए होंगी। तो इस तरह मजीद और कई इनिशिएटिव्स हम जो है वो लेके आ रहे हैं जिससे ट्रांसपोर्ट का भी निज़ाम बेहतर होगा।
सड़कें भी इंशाल्लाह जो है आपको कुछ ही वक्त में जो है ना ये सिचुएशन बेहतर नजर आएगी। और साथ साथ ई चालान का मैकेनिज्म अभी शुरू हुआ है, इसमें जाहिर है कुछ चेंजेस आएंगी, कुछ चीजें मजीद जो है वो वक्त के साथ साथ इवॉल्व होंगी, बेहतर होंगी। तो मैं समझता हूँ कि इसमें थोड़ा सा सब्र, थोड़ा सा तहम्मुल, इंशाल्लाह चीजें बेहतर की तरफ जाएंगी। सिर्फ ये कराची तक ही क्यों है सर? मोहब्बत कराची वालों से आपको ज्यादा है, हम जानते हैं, अच्छी बात है, लेकिन जरा सा हैदराबाद से उस तरफ भी ई चलान शुरू कीजिए। बिल्कुल, अजरक वाली नंबर प्लेट भी हो, वहां तो नंबर प्लेट ही बहुत सारी गाड़ियों में नहीं होती, हमने खुद देखा है। नहीं, बिल्कुल आपकी बात जो है वो इस पे मैं बिल्कुल यही कहता हूँ कि ई चालान का मैकेनिज्म अक्रॉस द प्रोविंस होगा, ऐसा नहीं कि कराची सेंट्रिक है। लेकिन ऑब्वियसली कराची इज द कैपिटल ऑफ द प्रोविंस, तो स्टार्ट वहीं से होना है और एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है और लोगों को अक्सर शिकायत भी कराची से ही होती थी कि कराची में जो है वो ट्रैफिक का कोई कानून नहीं है, तो उसको स्टार्ट करने के लिए हम कराची से इनिशिएट किया। एक साल में काबुल में तालिबान हुकूमत ने मिसाल देनी पड़ रही हमें कि 90,000 कैमरास लगाए उन्होंने सिर्फ सिटी की मद में और कंट्रोल करके काम शुरू कर दिया। 17 साल से आपकी हुकूमत है, 90,000 तो बहुत दूर की बात है, अब तक आपने 20,000 कैमरास भी नहीं इंस्टॉल कर सके। सेफ सिटी प्रोजेक्ट बरसा बरस से चल रहा है, 17 साल से आपकी हुकूमत है। सर, लोग कहते हैं कि क्या कितनी सदियां दरकार हैं आपको ये काम करने में? देखें, अगर आप पिक एंड चूज करके अगर किसी गवर्नमेंट को डिफेम करने के लिए कोई सर, हम तो आप पीपल्स पार्टी के हैं, यहाँ आपकी गवर्नमेंट है, तो हम यहीं की बात कर रहे हैं ना। अब मैं केपीके की आपसे तो नहीं पूछूंगा कि भाई पेशावर में क्यों नहीं हुआ ये काम। नहीं, मेरी बात सुने सर साहब, आप बड़े सीजन्ड जर्नलिस्ट हैं। पहले तो एक कंपैरिजन ही बड़ा जो है ना वो ऑकवर्ड आपने किया है सिंध गवर्नमेंट का तालिबान की गवर्नमेंट से। नहीं, मैंने सिर्फ ये बताया कि 90,000 लगाने वालों ने एक साल में लगा दिए। सिंध गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट है जिसने यहाँ पे लोगों की जानो माल की तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारे पुलिस ऑफिसर्स ने अपनी जानें दी हैं। अब वहाँ पे आप अगर तालिबान से कंपेयर करेंगे तो सर, मैंने गवर्नमेंट की बात की है कि करने वालों ने, तालिबान का खुदा न खास्ता मैं दहशतगर्दी की बात नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ जिन्होंने करना था वो कर लेते हैं। नहीं, बात करने की नहीं है, बात ये है वो तबाहाल मुल्क है, उस पर आप जानते हैं क्या कुछ होता रहा है पिछले 50 सालों में। कुछ चीजों में जरूर कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हुआ होगा, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हर शोबे में बेहतरी लेके आए हैं। आप अगर मैं उस दिन किसी से डिस्कशन यही हो रहा था हेल्थ के हवाले से, तो हेल्थ में अगर आप देखें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जिस तरह एक मेगा स्केल पे जो है वो हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड की हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, चाहे आप वो NICH देखें, NICVD देखें, ट्रॉमा सेंटर देखें, जहां 30-30 लाख के ब्रेन कॉइल्स मुफ्त में लगा दिए जाते हैं। इतने का तो हेल्थ कार्ड भी नहीं होता केपीके पंजाब में। तो हम जो हेल्थ फैसिलिटीज देते हैं, और ना हम उसमें शनाख्ती कार्ड देख के देते हैं कि आप पंजाब से आए या आप जो है ना वो केपीके से या बलूचिस्तान से आए, कहीं का भी शहरी होगा उसको उतनी ही हेल्थ फैसिलिटीज दी जाएंगी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे। तो बहुत सारी चीजें जहां पीपल्स पार्टी का फोकस रहा है, क्योंकि ठीक है। इसमें सर मैं वापस आता हूँ मुस्तफा आपकी जान पे। शारिक भी मौजूद है, शारिक जमाल साहब भी। अली ताहिर साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, बैरिस्टर अली ताहिर साहब, मारूफ कानूनदान है मुल्क के, बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब आपका भी। वैसे मैं आपकी तरफ आता हूँ, लेकिन जरा मैं चाहता शारिक से कमेंट ले लूँ। शारिक जमाल साहब गुफ्तगू सुन रहे हैं मुस्तफा साहब की, और वो बता रहे हैं कि जनाब सारे काम इंशाल्लाह पाइपलाइन में मौजूद हैं, आहिस्ता आहिस्ता हो रहे हैं, तो क्या उम्मीदें हैं आपको उनकी गुफ्तगू से? सर, उम्मीदें तो लाजमी रखनी चाहिए और अल्लाह से बेहतर की उम्मीद रखनी चाहिए। देखिए 17 साल हो गए, तो अल्लाह जरिया तो पीयूष पार्टी को बनाएगा या किसी और को? लगता नहीं है। अगर बनाना होता तो 18 साल के अरसे में बन चुके होते। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है, क्या पता अल्लाह पाक इनकी यहाँ से कुछ अच्छा कर दे शहर के लिए। देखिए वो पाइपलाइन, वो ग्राउंड मुझे नहीं नज़र आता कि वो कौन सा ग्राउंड है, ककरी ग्राउंड है जहाँ पे ये ऑन ग्राउंड मौजूद है। ठीक है, मैंने तो इस शहर में जो हमारे वज़रा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, काबिल एहतराम है, अल्लाह ने उनको एक मनसब दिया है, उनकी जिम्मेदारी है। मुझे तो नहीं नज़र आता कोई घूमते हुए शहर के लोगों की तकलीफ पूछते हुए। मुझे आपको ये बता दें, मुझे 21 महीने तकरीबन हो चुके होंगे MP बने हुए। मेरा मलीर का खोखरापार का हल्का है, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी का। मैंने तो नहीं देखा कि कोई मिनिस्टर हो, चाहे वो बल्दियात का हो, वो ट्रांसपोर्ट का हो, वो किसी भी चीज़ का, उसने आके पूछा हो, मेरे मलीर में मेरे अस्पतालों का दौरा किया हो, MPA को ऑन बोर्ड लिया हो कि भाई आप मुझे बताएं आपके इलाकों के मसाइल क्या हैं। नहीं है ना यार, ये तो हमारा ज़र्फ है और हमारी हिम्मत है कि हम असेंबलियों के इजलास में कॉल अटेंशन डाल के, जो मेरे ख्याल से शायद MPA का काम नहीं है, वो गटरों की तस्दीक कर रहा होता है, वो पाइपलाइनों की तस्दीक कर रहा होता है, वो पानी की कंप्लेन कर रहा होता है। देखिए इसके बावजूद के बल्दियाती निज़ाम मौजूद है। बिल्कुल, बल्दियाती निज़ाम मौजूद है, और बल्दियाती निज़ाम आपको पता है वो
बस ये न्यूयॉर्क तो बस हम बनते बनते रह गए, या तो न्यूयॉर्क अब सिंध जैसा होने वाला है, कराची जैसा होने वाला है, या जो है वो अल्लाह करे कराची जो है वो न्यूयॉर्क बन जाए। तो बस यही है, उम्मीद है दुनिया कायम है, और लड़ेंगे कराची के लिए, बात करेंगे। और सिर्फ देखें, बात ही कोई लड़ाई वाली लड़ाई नहीं, इशू पे सियासत है, के लिए हाँ, इश्यूज पे बात है, और इश्यूज पे ही बात करेंगे, ना कि कोई जाती बात, ना वो है। जब तक मेरे लोगों के मसले हल नहीं होंगे, मेरे शहर के मसले हल नहीं होंगे, आवाज उठाते रहेंगे इंशाल्लाह। अब वैसे अली ताहिर साहब बहुत शुक्रिया सर, आप भी ज़ाहिर है कराची के मौजूद हैं, कराची में ही तमाम चीज़ें देखते हैं, तमाम चीज़ों को। 27वीं तरमीम पर भी मैं आता हूँ, लेकिन सर कराची के मसाइल से हमने आगाज़ किया है, तो आप कितना खुश हैं मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी, ख़ासतौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर, मेयर साहब भी उन्हीं के मौजूद हैं, पूरे सूबे में हुकूमत भी उन्हीं की है। जी अली ताहिर साहब। जी, क्या आपने मुझसे सवाल किया? जी सर, मैंने कहा आप भी कराची के रहने वाले हैं, जरा तो बताइए आप। आपको रिपीट करना पड़ेगा क्योंकि आपके तरफ से आपको नेटवर्क इशू आ गया था, जिसकी वजह से मुझे आपकी आवाज नहीं। सर मैं ये कह रहा हूँ कि कराची से हमने आगाज किया प्रोग्राम का, 27वीं तरमीम पे भी गुफ्तगू करनी है, लेकिन कराची पे जरा सा मैंने कहा मैं कमेंट ले लूँ आपसे। ये ई चलान शुरू हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी कराची का आपके सामने है, और डंपर गर्दी भी शहर में हो रही है। आपको क्या लग रहा है इस शहर का कि बेहतरी की तरफ जा रहा है? थैंक यू अली सरवर साहब फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। देखिए, ये स्टुपिडिटी पे बात करते हुए भी मैं खुद को स्टुपिड फील कर रहा हूँ। हमने कई वीडियोस देखी हैं कि यूनिवर्सिटी रोड पे ऐसे ऐसे गड्ढे हैं कि मोटरसाइकिलें उसके अंदर गिरती हैं तो लोग जख्मी हो जाते हैं। उस स्टेज पे आप ये कहते हैं जी कि आप लोगों के चालान करेंगे। मिनिमम वेज जो है वो इस वक्त इस सूबे के अंदर 37,500 रुपीज है, और चालान आपने लगा दिए हैं 5-5, 10-10 हजार के। भाई डीआईजी साहब को कोई बताए कि हर जगह पुलिस वाली कमाई नहीं होती, कुछ लोग मेहनत करके भी कमाते हैं, हर बंदा बेईमानी करके नहीं कमाता। अच्छा, इसी तरह आपने ये देखा कि जिस सूबे के अंदर कोई यूनिवर्सल हेल्थ केयर मौजूद नहीं है, आप अपने आप पे हैं, कोई चोट लग गई तो अपने आप पे हैं भाई, पैसे हुए तो इलाज हो जाएगा, नहीं हुए तो नहीं भी होगा, ऐसे ही पड़े रहेंगे। सरकारी अस्पताल मौजूद है, पब्लिक वेलफेयर डॉक्ट्रिन लागू कर आपने 10-10 हजार रुपए के चालान रखे हुए हैं। अच्छा, मैं चंद मिसालें आपको, ये अब आपने मुझसे सवाल ऐसा पूछ लिया है, दिल से निकल रही है ना, तो मैं आपको बताऊं। भाई क्लिफ्टन ब्लॉक 1 का जो रोड है ना, पोस्ट तरीन इलाका है, वो पोस्ट तरीन इलाका है। क्लिफ्टन ब्लॉक 1 का रोड रात को 10 बजे बंद हो जाता है, क्योंकि एक रोड के ऊपर ट्रक जो है वो टैंकर्स और ट्रकर्स और सारे आ जाते हैं। वहां से अगर बंदा रॉन्ग वे नहीं जाएगा तो वो घर नहीं पहुंच सकता, और पुलिस वालों समेत वहां जितने रिहायशी हैं सारे रॉन्ग वे जाते हैं। लेकिन ऊपर आपने ई चलान वाले सिस्टम जो है उसके ऊपर लगाए हुए हैं। तो एक हद है, एक ऐसा शहर जिसके अंदर, जिसकी सड़क पे गधा गाड़ी भी चल रही है, साइकिल भी चल रही है, हाथ गाड़ी भी चल रही है, वहां पे आपको 5,000 रुपए आप लगा रहे हैं सीट बेल्ट के ऊपर। यार कोई बंदे, कुछ अकल होती है, कुछ शऊर होता है। असल में नजर ये आता है कि ये मासूम लोग हैं, इनको जितना पीसा जा सकता है पीस दो। कराची के लोग पिस रहे हैं। मुझे तो इसके अंदर स्टुपिडिटी के अलावा मुझे तो और कोई चीज नजर नहीं आती कि जहां ट्रैफिक का कोई सिस्टम निजाम है ही नहीं, वहां पे आप कहते हैं कि चालान अमेरिका की तरह होंगे। और अली सरवर साहब, मैं आपको बताऊं कि अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने ये मौका दिया। मैंने यूके में भी गाड़ी चलाई है, यूएसए में भी गाड़ी चलाई है, मैंने टर्की में भी गाड़ी चलाई है, हर जगह चलाई है। सारी जगहों पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे हैं और चालान हमसे कम है। और यानी अब आप मुझे बताएं ना कि अब इसके ऊपर भी बंदा क्या कमेंट करे। क्या भाई मैं एक बात आप कमेंट कर लें, फिर मैं मुस्तफा बलोच साहब से पूछूं। मैं तो एक बात करना चाहूँगा। ये भी बैरिस्टर साहब ने एक बात बोली कि बिल्कुल उनको एहसास है लोगों की डेली वेजेस क्या तनख्वाहें हैं, क्या हुकूमत की तरफ से, मगर जो उन्होंने एक बात बोली कि पुलिस वालों की तरह हराम की कमाई, सारी ये कंडेमेबल है, क्योंकि ये हर पुलिस वाला सब नहीं होता। हमारे पास फर्स्ट शहनाज भी ऑफिसर है, वो ऑफिसर भी हैं जिन्होंने शहादतें दी हैं। देखिए, अगर आप इस तरह पूरे महकमे को बोले, आप बोले चंद अनासिर, चंद वो लोग काली भेड़े होती हैं, काली भेड़े हैं, आप उनका नाम ले, मगर इस तरह पुलिस को या किसी भी हमारे इदारे को, जो हमारे मुल्की इदारे, उसको आप इस तरह नहीं बोल सकते। उस पर आप बल्कि माजरत करें, हमारे बहुत से अफसरान हैं
जो बहुत सारी चीजों नहीं, की किस शहादतें चीज की दी हैं। मदद करें, पूरा शहर जानता है। FIR काटने से लेकर कोर्ट में चालान देने तक हमारा रोज का है, रेट सेट हुए हुए हैं पूरा अंदर जो है, अप से लेकर डाउन हर चीज का रेट सेट है, हर जगह पैसा चलता है। मतलब आप आप बैरिस्टर जिस साहब, शहर में रहते आप बैरिस्टर हैं, इस साहब, तरह की आइडियल बातें करेंगे, लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे भाई। अच्छा मुस्तफा बलोच साहब गुफ्तगू सुन रहे हैं आप? आइडियल बात सुनने को कहाँ मिलती है। मुस्तफा बलोच साहब, जी जी जी, मैं सुन रहा हूँ बिल्कुल। तो सर क्या कहेंगे, क्योंकि वो तो कंपैरिजन कर दिया उन्होंने कि दुनिया भर में घूमे हैं, वहाँ इतने चालान नहीं होते, इतने हैवी अमाउंट नहीं होता, जाहिर है लोगों के लिए परेशानी का सामना तो है ना इन तमाम चीज़ों से। सबसे पहले तो सर साहब, मैं अपना मादर के साथ मैं तारुफ नहीं कर सका, जान सका कौन आपके पैनल पे हैं। जो सर मेरे साथ एमक्यूएम पाकिस्तान के शारिक जमाल साहब हैं, मेंबर हैं सिंध असेंबली के, और PTI से बैरिस्टर अली ताहिर साहब हैं, मारूफ कानूनदान। अच्छा 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 अच्छा, तभी 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 खैर अच्छा तभी क्या मतलब? एमक्यूएम के जो मेंबर बैठे हुए हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने कम से कम एक सही बात पे जो है वो कम से कम एक सही बात तो किया आपने। पुलिस जो है वो शहादतें देती है, और पुलिस के हवाले से जो है, महकमे के हवाले से जो है वो इस तरह की जो बातें हैं ओवरऑल करना आई थिंक गैर मुनासिब है। जज्बाती ठीक है, इंसान हो जाता है, लेकिन जब आप एक सियासी प्लेटफॉर्म से बात करें तो यू नीड टू बी रिस्पॉन्सिबल। बाकी हमने देखा है KPK में कैसी दूध की और शहद की नहरें बह रही हैं, और वहाँ पे जिस तरह का अंधा कानून बना दिया गया था, जैसे गंडापुर जैसे मिसोजिनिस्ट बंदे को चीफ मिनिस्टर बना के जो है ना मुसल्लत कर दिया था KPK के वहाँ पे। वहाँ ये लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क की बातें क्यों नहीं की जाती, कंपैरिजन क्यों नहीं की जाते, जहाँ पे 5-5 साल चीफ मिनिस्टर का काम ही ये होता है कि वो अपने बानी लीडर की जो है ना वो जी हुजूरी करते रहे, और उनके कहने पे जो है वो कंटेनर्स लेके जो ना हवा बोलते हैं डी चौक पे। तो सॉरी टू से you can't just give sweeping statements about Karachi or Sindh while you are defending a party which has a very very aggressive record. I have been born and bred in Sindh. Please don't use the SIM card on me. I've been born and bred in Sindh, brother. Let me complete, please. I didn't interrupt. सिंध कार्ड कह रहे इस्तेमाल ना करें भाई। जमात से इनका ताल्लुक है, उसका इंतहाई जो है वो एक मैं समझता हूँ कि जो किस्म की जो विक्टिमाइजेशन पॉलिटिकल इनके दौर में रही है, जिस तरह उन्होंने प्रायोरिटी रखी नहीं कभी इंफ्रास्ट्रक्चर पे। अच्छा आप जो बात कर रहे हैं मुस्तफा बलोच साहब, मुस्तफा बलोच साहब, बात तो आप जो बात कर रहे हैं उसका जवाब तो वो देंगे, लेकिन नहीं, मैं तो दे रहा हूँ जवाब। जब आप नहीं सर कोई जवाब नहीं दूंगा। अगर पीपल्स पार्टी क्लेम्स के शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हुआ है, इसका कोई बंदा क्या जवाब दे सकता है? आपने गाड़ी, अच्छा ये बात ठीक है कि मतलब कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो फिर आप अगर KP से मिलाएंगे तो दुरुस्त है। स्वात में बात करेगा यार, जो आपके बंदा यही कह सकता है, आप ठीक कह रहे हैं भाई। इलीगल होटल्स तामीर किए गए, किसके दौर में किए गए, जिससे सैलाब में लोग जो है वो कई जानी नुकसान लोगों को उठाना पड़ा। तो इन चीजों पे भी आवाज बुलंद करें, विद इन द पार्टी भी आवाज बुलंद करें, अपनी जमात में जो KPK में जो तबाही मचाई हुई है, और इसी सिंध से फिर जो है वो उनको फ्लड में रिलीफ भी भेजा जाता है। तो प्लीज कीप द फैक्ट क्लियर। कराची पे और सिंध पे एतराज करें, 100 दफा करें, लेकिन फिर अपने गिरबान में भी जाएं। पिंग टैक्सी कराची पे ना सिंध पे कोई एतराज कर रहा है, पीपल्स पार्टी की मिस गवर्नेंस पे कर रहा है। प्लीज कीप द डिस्टिंक्शन वेरी क्लियर। सिंध इज माइन, आई लव सिंध, आई विल डाई फॉर सिंध। प्लीज डू नॉट कंफ्यूज योर पॉलिटिकल पार्टी फॉर सिंध। अपनी जमात की भी मिस गवर्नेंस पे नजरसानी करें। उन्होंने जो बोजदार जैसे चीफ मिनिस्टर को पंजाब में मुसल्लत करके तबाही मचाई हुई थी, उसका भी हिसाब दें। अच्छा उसका भी हिसाब होना चाहिए जी, KPK की कारकर्दगी भी सबके सामने। और बैरिस्टर साहब 27वीं तरमीम पे थोड़ा सा मैं आपसे जरूर पूछूं, ताकि आज बड़ी अहम बातें हो रही हैं 27 तरमीम की, शायद कल सेनेट से मंजूर भी हो जाएगी। पीपल्स पार्टी का CSC का इजलास है, MKM भी हिमायती है। आपकी पार्टी ने 27वीं आईनी तरमीम को मुस्तरद कर दिया है जी, चीजें सामने आती ही, वजह क्या है सर? जी वजह हम सबके सामने है, और जो बातें की जा रही हैं, आप मुझे बताएं कि क्या कोई आइन उसके बाद पीछे बचेगा? आप एक वेग सी बात कर रहे हैं कि आर्टिकल 243 में अमेंडमेंट करनी है, कुछ नहीं बता रहे उसके अंदर क्या अमेंडमेंट करनी है, क्या अमेंडमेंट नहीं करनी। आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स की जुरिसडिक्शन को खत्म कर कर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बनाने हैं।
तो उसके बाद यानी एक पूरा सतून जो है रियासत, लेकिन ये तो खत्म करना पाकिस्तान चाहते हैं। बार काउंसिल, उसके बाद आप कहते हैं, लेकिन ये तो पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी कहा था कि आईनी अदालतें होनी चाहिए। नहीं, कब कहा है पाकिस्तान बार काउंसिल? सर कल एहसन बॉन साहब ने कहा है कि हम तो बड़ा पुराना मुतालबा है हमारा, उन्होंने कहा, एहसन ने कहा है, देखिए प्लीज डू नॉट कंफ्यूज एहसन बून विद पाकिस्तान बार काउंसिल, दोस टू आर वेरी डिफरेंट थिंग्स। अली सरवर साहब, नहीं उन्होंने स्टेटमेंट दिया, लेकिन उन्होंने मिसाल ये पेश की, उन्होंने मिसाल दी, सर सुन तो ले, उन्होंने मिसाल ये दी कि जी आईनी अदालतें इसलिए होना चाहिए कि लोग रुल जाते हैं, जजेस मखसूस रिश्ते, 26वीं तरमीम, इस तरह के बड़े बड़े बेंचेस बना के बैठ जाते हैं, वो केस सुन रहे होते हैं, लोगों को बेचारों को जिनके साल से केसेस होते हैं वो फिर रुल जाते हैं। नहीं, ये फॉर नंबर ऑफ रीजंस अली सरवर साहब, ये बात गलत है। नंबर वन बात तो ये है कि जब भी कोई इस नेचर का डिस्प्यूट होता है तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है ही सुप्रीम कोर्ट के पास, तो जाहिर है ये केसेस सुप्रीम कोर्ट ने ही सुनने हैं। नंबर टू, अगर आपकी इस बात में कोई हकीकत होती तो अभी तक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस ने कौन कौन से केसेस सुने हैं और कौन कौन से केसेस डिसाइड किए हैं, ये भी आप मुझे बता दें। नंबर तीन, फिर अगर आप इस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट की वेबसाइट देख निकाल लें तो आप देख लें कि आम केसों के ज्यादा फैसले रेगुलर बेंचेस से हो रहे हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस से हो रहे हैं, तो आपको सारी बात क्लियर हो जाएगी। और देखिए मामला इस तरह से है कि इंडिया में पेंडेंसी इवन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज आपसे कई गुना ज्यादा है। बहुत से और मुल्कों में इस टाइप की पेंडेंसी है, तो उसका क्या जो हल होता है वो ये होता है कि जो हुकूमत के केसेस होंगे वो उनके मनपसंद लोग सुनेंगे, उनके मनपसंद जजेस सुनेंगे। किसी सूरत ये तो काबिल कबूल नहीं है। ट्रांसफर पोस्टिंग पे क्या सर, जो भी है सर ट्रांसफर पोस्टिंग पे मसला है आपको, 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है। देखिए अली सरवर साहब, 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है, एक पार्लियामान बैठी, उसने यूनानिमसली उस कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो पास किया। बिल्कुल। उसके बाद एक 18वीं तरमीम की गई, बड़ी बेहतरीन तरमीम वो की गई, एक कंसेंसस के साथ पार्लियामेंट के अंदर की गई। अब आप कहते हैं कि उस सारी को हमने रिवर्स करना है, और वो भी एक ऐसी पार्लियामेंट ने जो फॉर्म 47 पे बनी हुई है, तो अब इससे आगे इसके ऊपर क्या बात करें? नहीं, फॉर्म 47 पे बनी हुई है, लेकिन आपके लोग भी इसी में बैठे हैं सर, आपके लोग भी उसी पार्लियामेंट में ही बैठे हैं जिसको फॉर्म 47 कह रहे हैं आप। और फिर सर दूसरी बात ये भी, ट्रांसफर पोस्टिंग पे भी मसला है आपको, फिर जजेस की उम्र के हवाले से भी, एज लिमिट के हवाले से भी मसाइल हैं आपको। वो कहते हैं यार इन चीज़ों में कुछ भी नहीं रखा हुआ, खामखा एतराज़ कर रहे हैं आप। नहीं, सारा कुछ इसी में तो रखा हुआ है। जिस दिन आपने जजेस को डीसीज की तरह ट्रांसफर करना शुरू कर दिया तो उस दिन जुडिशियल इंडिपेंडेंस कहाँ जाएगी? तो एक ही जज 25 साल एक ही जगह बैठा रहे? नहीं, वो एक जगह नहीं बैठा होता, वो रोस्टर बनता है। अली सरवर साहब, ये अब देखे ना, ये एक इशू है कि आपको सिस्टम को पहले समझना पड़ेगा, फिर आप सिस्टम के ऊपर कमेंट कर सकते हैं। जज जो है वो बैठता अपने हाई कोर्ट में, बट बैठता रोस्टर के हिसाब से है। नहीं, मेरा मतलब किसी और शहर में तरबत भेज दूंगा। अच्छा ठीक है, अच्छा इसमें मैं तुम्हें आज उठा के तुरबत भेज दूंगा, तो वो जाहिर है ही विल बी मैलेबल। ये डीसीज एसीज ये क्यों बातें मानते हैं हुकूमतों की? जो वो कहते हैं वो करते हैं, वो इस वजह से करते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि इनके हाथ में हमारी ट्रांसफर पोस्टिंग्स हैं। ठीक है, अच्छा इस पर आप चाहते हैं कि जुडिशरी भी इस टाइप की हो जाए? आप समझते हैं इससे ब्लैकमेलिंग होगी? ब्लैकमेलिंग का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है, वो तो बहुत बात की बात है भाई। इंडिपेंडेंस ही सारी खत्म हो जाएगी ना, ब्लैकमेलिंग का इसमें क्या है? आपको कोई जज एक केस सुनता हुआ पसंद नहीं आ रहा, आप कहेंगे भाई इसको मिंगोरा भेज दो, मिंगोरा बेंच में बैठेगा। वो कोई इस्लामाबाद में बैठा होगा, आप उसे कहेंगे इसको मीरपुर खास भेज दो। अच्छा मैं इस पर तो ठीक है, इस पर लेकिन वकला आपका ठीक है, स्टेटमेंट है सर, आप जो समझते हैं, लेकिन वकला तहरीकें होनी चाहिए थी, लेकिन वो नज़र इसलिए नहीं आ रही कि ज़ाहिर है बहुत सारे जो लोग हैं आपके वकला वो समझते हैं कि जो कुछ हो रहा है शायद दुरुस्त हो रहा है, इसलिए वो खामोश हैं। लेकिन इस पर मैं ज़रा मुस्तफा बलोच साहब से पूछूं जाते नहीं, लेकिन आपने जो बार काउंसिल्स के इलेक्शन का रिजल्ट आया वो आपने देखा होगा। जी देखा, उससे सारी बात क्लियर नहीं हो जाती? सर कराची का रिजल्ट भी हमने देखा है, वो बात नहीं है, लेकिन मैं मुस्तफा बलोच साहब 27वीं तरमीम पर आपकी पार्टी क्या हिमायत करने जा रही है या सीएससी के बाद ही फैसला होगा? देखें सर बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो जमात है जिसने मुल्क को 73 का आइन दिया, ठीक है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो जमात है जिसने हर मौके पे कॉन्स्टिट्यूशनल हवाले से जो है वो एक कलीदी किरदार अदा किया है, और इंशाल्लाह इस
हवाले से भी, 27वीं तरमीम के हवाले से भी हम CEC के इजलास के बाद मुशावरत होगी, उसके बाद जो भी लाएअमल होगा वो आवाम के सामने रख दिया जाएगा। लेकिन कहने का मकसद ये है कि वो जमातें जो इस वक्त इतनी ज़्यादा क्रिटिसिज्म कर रही हैं, उनको अगर एक इशारा मिल जाए कि भाई आपकी लीडर की रिहाई हो रही है, तो वो तो दौड़ते दौड़ते जाके जो है ना वो वोट दे के भी आ जाएंगे। अच्छा, तो आप उनसे सवाल करें जिनका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री का रिकॉर्ड रहा हो, जिन्होंने कोई किरदार अदा किया हो मुल्क के कानून की बालादस्ती के लिए, जिन्होंने कभी कानून को कानून समझा भी हुआ हो, वो तो बैठ के जो है वो अपने दौर इक़्तिदार में जिस तरह कानून के धज्जियां इन्होंने खुद उड़ाई हैं, जिस तरह उन्होंने हर चीज पे जो है वो अपने आप को कानून से बालातर होके समझा, तो उनसे आप क्या तवक्को कर सकते हैं कि वो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो किरदार अदा करेंगे मुल्क की। अच्छा, एमकेएम ने तरमीम शामिल कराने में कामयाब हुई है, बल्दियाती आईनी तरमीम 140A, उसका साथ देंगे आप लोग? बिलीव देखें, इस हवाले से भी हम एमकेएम के साथ मुशावरत करेंगे और हम समझते हैं कि एमकेएम भी एक जमहूरी जमात है और उनका भी एक स्टेक है और डेफिनेटली विल टॉक, विल हैव डिस्कशन ऑन इट। तो उसमें कोई ऐसी कोई जी शारिक, वो कह रहे हैं जब आपसे बात करेंगे इस हवाले से, फिलहाल आपकी पार्टी ने रब्ता किया है पीपल्स पार्टी से? नहीं, अभी तक मेरे इल्म में जहाँ तक है, मुझे जहाँ तक अभी मालूम है कि अभी ऐसा कोई राब्ता हुआ नहीं है। होगा तो लाजमी है, सबसे पहले तो मीडिया को पता चलता है। आप लोग चाहते हैं कि बल्दियाती हवाले से तरमीम शामिल हो जाए तो बड़ा फायदा होगा? आज से नहीं तो 2024 के जो जनरल इलेक्शन से उससे पहले का ये हमारे पास मुतालबा है। जो नून लीग के साथ हम कोलिशन में गए थे उसमें इसी शर्त पे गए थे कि 140A में जो तरमीम है वो करनी है, बल्दियाती इख्तियारात। और ये देखें, ये सिर्फ अगर इसको हम ये बैठ के अगर सिर्फ बात करें ना कि कराची का फ़ायदा है, कराची का नहीं, पाकिस्तान के हर शहर का फ़ायदा है, तो वो है। बस मुस्तफा भाई जो बैठे हैं, मेरे को उनसे एक गिला है कि भाई आप जमात कर रहे हैं। हादसा था भाई, वो एक भयानक हादसा था पाकिस्तान के साथ, वो गुजर गया। अल्लाह पाक ने बस इस मुल्क को संभाले, इस मुल्क को हम सब जो है वो आगे लेके चलना है। चाहे आप है, आपकी सूबे में गवर्नमेंट है, अब इंशाल्लाह कुछ ऐसा काम कर जाएं कि जो एमकेएम को आपकी तरफ से भी बोला जाता है कि ये सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए ये बात कर रहे हैं ना। देखिए, अगर कोई रोड ख़राब है और मैं उस पर बोलूँ और आप ये बोले सियासी पॉइंट स्कोरिंग, तो बस आप शहर में काम कर दें। कराची, हैदराबाद से लेके आप तमाम शहर, लाड़काना हो, कोई भी सिंध का शहर हो, आप सबको आप इस तरह से शहर बनाएं कि वो रहने के काबिल बन जाए। एमकेएम की सियासत खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी, हमारे पास बचेगा ही नहीं कुछ बोलने को। हम तो सीधा आपको, मैं सीधा ये ऑफ़र दे रहा हूँ ना। तो बस वो इनकी तो खैर बात नहीं करें। वो जो आपने बात बोली कि आज यही आईनी तरमीम होती, कोई है इनके जो जेल से बाहर होते और खान साहब कह लें, तो वो सब चीज़ अच्छा होता, सब चीज़ बेहतरीन होता। आपने देखे पहले के भी बयानात देखें, तो ये बस इनका तो वो छोड़ दें। ये वो हैं आपकी ही चैनल के एक प्रोग्राम में, इल्म यूनिवर्सिटी में जब जंग का माहौल चल रहा था, तो इन्होंने की नज़र में तो पाकिस्तान जो है इंडिया से लड़ ही नहीं सकता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम भी कामिल यकीन था और यही बात बोली कि पाकिस्तान लड़ेगा भी और जीत के भी दिखाएगा, शिकस्त भी देगा। दुनिया ने देखा, तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये तो उस तरह के लोग हैं कि शख्सियत के पीछे इन्होंने क्या क्या कर दिया और क्या क्या करने की ख्वाहिश रखते हैं। सिर्फ एतराज़, तनकीद नहीं होनी चाहिए। वैसे वो कह रहे हैं अब खान साहब का सिर्फ नाम ले देंगे जी, उनकी रिहाई, आप हमारे साथ आके बैठ जाएं, रिहाई हो जाएगी, इस तरमीम की हिमायत कर दें, तो आप लोग फ़ौरन कर देंगे। नहीं अली साहब, रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे बात कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में कोई कॉन्स्टिट्यूशनल स्कॉलर हो, कोई ऐसा बंदा हो जिसकी कोई 10-12 रिपोर्टेड जजमेंट्स हो, तो फिर उसके ऊपर बात हो। अब ये एक शख्स आपके शो में बैठा है, ये मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहा है कि पाकिस्तान इंडिया की जंग में मैं इंडिया के साथ था। इससे बड़ी कोई बगैरती हो सकती है? आप मुझे बताएं। और ये लगता है कि मैं ये बैठ के सुनूं, खान साहब बाहर होते तो जंग जीत जाते, आपने ये बोला था। भाई ये पाकिस्तान मेरा मुल्क है, पाकिस्तान जिंदाबाद। शुक्र है। आइंदा आप किसी के बारे में इस तरह की बात करने से पहले 2 दफा सोचिएगा। ये कोई गुटका माफिया के ऊपर बहस नहीं हो रही। मैं अली साहब आपके शो में आया हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे बात करने के लिए। सही है। अगर मेरे पैट्रियोटिज्म के ऊपर सवाल होगा तो सबसे पहले तो मैं एमकेएम वालों के ऊपर सवाल करूंगा। ये कोई तरीका नहीं है, मैं भी आगे से 2 जवाब दे सकता हूँ। नहीं, किसी को इंडिया की जंग में पाकिस्तान के साथ नहीं था, मैंने तो ये बोला ही नहीं। क्या बेहुदा बात है यार ये। मैंने तो बोला ही नहीं। किसी की वतन से मोहब्बत को पैमाना नहीं है चेक करने का।
जाहिर है किसी की वतन की मोहब्बत को पैमाना नहीं चेक करने का, सब वतन है। कोई गलत बोला ना कुछ बोला, मैंने इनका ख्याल बताया था कि खान साहब जब तक बाहर नहीं होंगे, इन्होंने बोला कुछ हो ही नहीं सकता। कह रहे जो असल लीडर है, जो आंखों में आंखें डाल के बात कर सकता है, वो जेल में, तो पाकिस्तान कैसे करेगा? इनकी बात का जवाब दे रहा हूँ, वो प्रोग्राम उठा के देख लें आप। But look at him यार, look at him. Rather than taking it back, वो आगे से वो और आगे फर्दर कर रहे हैं। खैर एनीवे इग्नोर करें, इररेलेवेंट लोग हैं, इररेलेवेंट बातें हैं, वो वोट लेके थोड़ी आए हैं, फॉर्म मैन्युफैक्चर्ड फॉर्म 47 पे आए हैं। आई इग्नोर इट। आपका अगर कोई सवाल है तो आप मुझसे 27वीं तरमीम की आपके सीएम साहब ने कहा है KPK के 27वीं तरमीम की मुखालफत इसलिए कर रहे हैं कि सूबाई खुद मुख्तारी पर डाका है। जी देखिए, एनएफसी अवार्ड का रिवर्स होना मैं तो नहीं समझता कि वो किसी भी सूरत में कॉन्स्टिट्यूशनली परमिसिबल होना चाहिए। इसी तरह जब आप बात कर रहे हैं, देखिए जो उसके अंदर ड्राफ्ट के अंदर जो हमें बातें बताई जा रही हैं, मैं तो इस फ्रेटर्निटी से हूं, तो जाहिर है दोस्तियां यारियां दोनों तरफ हैं। हमें तो ये भी बताया जा रहा है, जो बिलावल साहब ने अपनी ट्वीट में नहीं लिखा, लेकिन कहते हैं कि शायद उसके अंदर आर्टिकल 239 के अंदर भी अमेंडमेंट है, यानी कि पाकिस्तान को और नए सूबों में भी उन्होंने डिसेक्ट करना है। तो नए सूबे तो बनने चाहिए, आप हक में नहीं है इसके? मैं बिल्कुल हक में नहीं हूं जी, बिल्कुल एब्सोल्युटली हक में नहीं हूं। अली साहब, वेरी सिंपली, आई बिलोंग टू सिंध एंड सिंध इज वन, इट विल रिमेन वन विदाउट द कॉन्स्टिट्यूशनली एक्सप्लिसिट बार कंटेन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये वोट सिर्फ सिंध खुद दे सकता है अपने आप को डिवाइड करने का, और कोई नहीं दे सकता, किसी को इजाजत नहीं है। तो अगर इस तरह की कोई अमेंडमेंट आती है तो ये तो बात देखे ना, फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन का सारा बेसिक स्ट्रक्चर आप रैप अप कर देंगे। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बनाना, कल को आप कहेंगे भाई ये एक रेगुलर पार्लियामेंट है, ये आम कवानीन बनाएगी, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पार्लियामेंट है, ये वो सारे कवानीन बनाएगी जिससे हुकूमत को फायदे होंगे। क्या ये जो मेरे पार्लियामेंटेरियन दोस्त हैं, भाई हैं, ये एग्री करेंगे? नहीं करेंगे, बिकॉज ये आइन के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है, खिलाफ होगा। लेकिन इसमें ठीक है, इस वक्त भी मुल्क में एक प्राइम मिनिस्टर है, एक सुपर प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन आप कहेंगे जी एक रेगुलर प्राइम मिनिस्टर होगा, एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्राइम मिनिस्टर होगा। आप कहेंगे कि भाई दो लोग एक कश्ती को नहीं चला सकते, वो तो कश्ती आगे चल ही नहीं सकती। तो ये जो आप जुडिशरी के साथ कर रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि आपने 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन छुपाना है, मेरे ख्याल में तो किसी सूरत इसकी इजाजत नहीं दी जाएगी। शशारिक, आपसे लास्ट कमेंट ये बताइए कि जिस तरह ये बात कर रहे हैं, अगर ये बात होती है, ये खबरें से बाहर आ रही हैं आहिस्ता आहिस्ता कि शायद नए सूबों के हवाले से बात भी हो रही है, नए सूबे बनने चाहिए, तो एक बड़ी तादाद है वो चाहती है कि जी जाहिर है 13-14 करोड़ की आबादी हो गई है पंजाब की भी, और 6-7-8 करोड़ की आबादी सिंध की भी हो गई, सूबे बनने चाहिए। आपकी जमात इस हवाले से क्या सोचती है? देखिए, मैं अपनी जमात को और मैं अपने बारे में अपने उसके राय देता हूँ। देखिए, आज जो आपने बताया कि एक एक सूबा, पाकिस्तान की आबादी 24, 25, 26 करोड़ हो गई है और 4 सूबे हमारे मुल्क में मौजूद हैं। हम सिंध की बात कर लेते हैं। देखिए, मैं ये चाहूँगा कि सिंध के तमाम स्टेक होल्डर, तीन के तमाम जितनी जमातें हैं, सिंध के तमाम अवाम, जितने भी लोग हैं, जो सी भी ज़बान बोलने वाले सिंध धरती में रहते हैं, उन सब के साथ एक मशावरत करके एक ऐसा अमल होना चाहिए जिसमें सब राज़ी हों। ठीक है, क्योंकि देखिए आज अगर इसको बाइफरेशन करते हैं, आप एक चीज देखें, शहरी सूबा बन जाए तो आपको एतराज है? लाड़काना से कोई एमपी है और अगर आप दादू से कोई एमपी है, उसको 700 किलोमीटर के सफर तय करके कराची आना पड़ता है अपने चीफ सेक्रेटरी से मिलने, अपने काम करवाने। तो ये देखिए, ये सारे हैं ना, ये कहीं पे भी दुनिया में ये नहीं है, सूबे इतने बड़े होते नहीं है कि जिसकी आबादी इतनी हो। मगर मैं इसमें ये बिल्कुल होऊंगा कि ये ऐसा ना हो कि आप लोगों को नाराज करके, दीगर पार्टियों को नाराज करके किसी की एक की ख्वाहिश पे ये काम करें। आप तमाम लोगों को एतमाद में ले के इस पाकिस्तान, इस धरती की बेहतरी के लिए काम होना चाहिए। बहुत शुक्रिया वैसे अली ताहिर साहब, मुस्तफा साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। वैसे अली ताहिर साहब आपका भी और शाहिद जमाल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, बड़ी अहम गुफ्तगू 27वीं आईनी तरमीम। कराची में जो इस वक्त खासतौर पर इचलान से लोग परेशान हाल हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़्यादा बात करते हैं और डंपर गर्दी की बात करते हैं, उस पर भी एमक्यूएम पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने आया। आज तक इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए मैं दी इजाज़त। मौलाना के बाद।